हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच 25,000 सब्सक्राइबर के लिए। अगर आप लोग इतना प्यार नहीं देते इस चैनल को तो शायद 25,000 सब्सक्राइबर हम कभी भी नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी क्लास है वो राजन सीरीज जो आपकी चल रही थी सोशल साइंस की, जिसमें 101 क्वेश्चंस तक मैम ने करा दिए थे। उसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है। तो 102 जो क्वेश्चन है आपका वो है कि मुंबई हाई क्या है, जिसे हम लोग बॉम्बे हाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? एक पर्यटन स्थल है, खनिज तेल क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है या ऊंचा समुद्र तट है? आप लोगों को क्या लगता है? आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा कि मुंबई हाई क्या है। तो देखिए, जो मुंबई हाई है वो एक खनिज तेल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, तेल वगैरह निकाला जाता है। ठीक है, खनिज तेल जो है उसे निकाला जाता है। तो मुंबई हाई क्या हो जाएगा? एक खनिज तेल क्षेत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, जिरकन या जिप्सम? देखिए, आणविक जो खनिज होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो न्यूक्लियर मिनरल्स हैं उन्हीं को हम लोग आणविक खनिज कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इनमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन-कौन से ऐसे खनिज हैं जो इनमें शामिल होते हैं, ठीक है, जिनमें हम लोग न्यूक्लियर जो प्लांट्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो देखिए, यूरेनियम जो है वो भी आप यूज़ करते हैं, थोरियम जो है वो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जिरकन जो है इसे भी आप आणविक खनिजों में ही यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं के इसी कैटेगरी में आता है ये। लेकिन जो जिप्सम है वो आणविक खनिज में नहीं आता। ठीक है, तो द ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आणविक खनिज के अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो उसमें यूरेनियम भी आ जाता है, थोरियम आ जाता है, बेरिलियम आ जाता है, जिरकन आ जाता है, ये सारे आणविक खनिज हैं, यानी कि न्यूक्लियर मिनरल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है, आगरा में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या कानपुर में स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला है, वो आपकी मथुरा में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मथुरा में क्या है, तेल शोधनशाला जो है उत्तर प्रदेश की स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? आप लोग ऑप्शन से सीधा आंसर दे सकते हैं, पूरा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ए, बी, सी, डी ऐसे करके बोल सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और किसे चुनता है प्रधानमंत्री के लिए? तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी समय लोकसभा में जो मोदी जी हैं, वो बहुमत दल के नेता हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। तो वैसे ही क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और किससे करेगा वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में या 10 महीने में? तो आपको क्या लगता है, अगर कोई मंत्री है और उसे अपना पद ग्रहण करना है, लेकिन वो संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य नहीं है, ठीक है, ना लोकसभा में कोई सदस्य है, ना वो राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे कितने महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है वो है 6 माह। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 6 माह के अंदर उसे क्या करना है? संसद की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये उप प्रधानमंत्री थे पहले। ठीक है, अगर पहले उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब ऑप्शन बचा एक, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? याद रखना, यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभा पाटिल जो थी वो पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये भी चीज़ याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है संसद के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, लोकसभा के प्रति
या राज्यसभा के प्रति? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, मतलब लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा, उसी को हम कहेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम हैं। ठीक है, आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं और संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सदनों के नाम पूछे गए हैं, तो सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, क्या ये सदन का नाम होता है? लोकसभा या राज्यसभा, ये सदन का नाम होता है? या विधानसभा या विधान परिषद, ये भारतीय संसद के जो सदन हैं उनके नाम हैं? या राज्यसभा या विधान परिषद, ये संसद के सदनों के नाम हैं? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन-कौन से हैं? तो पहला लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। ठीक है, ये 2 सदन हो जाते हैं। अगर अंग पूछता है तो लोकसभा, राज्यसभा के साथ-साथ राष्ट्रपति भी ऐड हो जाता है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 79 में संसद आती है आपकी, और संसद का जो अंग है, वो क्या है? तो देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला आ जाता है आपका लोकसभा, दूसरा आ जाता है आपका राज्यसभा और तीसरा आ जाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है? अगर एक भी चीज़ इसमें नहीं है तो उसे हम संसद नहीं कहेंगे, ठीक है? तो तीनों ही महत्वपूर्ण अंग हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा अप्रत्यक्ष कर है? देखिए, अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा टैक्स जो आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता, ठीक है? इनडायरेक्टली वे में लिया जाता है, आपसे सामने-सामने नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा टैक्स जो होता है, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक है? तो इसमें आयकर है, कॉर्पोरेशन कर है, सीमा शुल्क है या उपहार कर है? कौन सा कर है जो इनडायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, कौन से टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे या कौन से कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहेंगे? तो देखिए, आयकर जो होता है वो आपकी आय पर लगता है, जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, उसे हम आयकर कहते हैं। तो ये डायरेक्टली लिया जाता है, जैसी आपकी इनकम है उस हिसाब से आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स है, सीधा गवर्नमेंट ले रही है आपसे, किसी और से तो नहीं ले रही, ठीक है? या किसी और के बहाने नहीं ले रही, ठीक है? डायरेक्टली आप पर लगा रही है। तो ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है? यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है वो भी प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण होता है, ठीक है? वो भी डायरेक्ट टैक्स में अंदा आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना कि डायरेक्ट टैक्स के आगे कौन-कौन से आ जाएँगे, तो आयकर आ जाता है, कॉर्पोरेशन कर आ जाता है, सीमा शुल्क जो होता है, ठीक है? उससे पहले हम उपहार कर की बात कर लेते हैं। उपहार कर क्या होता है कि जैसे कि आप किसी दूसरे देश में गए, तो वहाँ से आपको कई सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है? बहुत महँगे-महँगे गिफ्ट दिए, किसी ने आपको कार गिफ्ट कर दिया, कुछ गिफ्ट कर दिया, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है और वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, वो किसमें आ जाती हैं? डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन जो सीमा शुल्क होता है, ये अप्रत्यक्ष कर में आता है, ठीक है? जैसे हम लोग एक्साइज़ ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सारे किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पादन कर, सीमा शुल्क, व्यापार कर या आयकर? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर के बारे में मैंने आपको बताया ही था कौन-कौन से कर आते हैं। तो आयकर जो होता है वो भी प्रत्यक्ष कर है। कॉर्पोरेशन जो कर होता है या कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, वो भी प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर जो होता है वो भी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। या निगम कर जो होता है वो भी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ये सारे प्रत्यक्ष कर के एग्ज़ाम्पल हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी जो सीमा शुल्क है, उत्पादन कर है, जो वस्तुएँ आप उत्पादित करते हैं उन पर जो टैक्स लगता है, या व्यापार करने पर जो आपके ऊपर टैक्स लग जाता है, ये सारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है? महाकाव्य है, आत्मकथा है, कविताओं का संकलन है या धार्मिक पुस्तक है? तो देखिए, बाबरनामा जो है वो बाबर की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पर स ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने किस युद्ध के बाद कहे थे? हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, रायगढ़ की विजय के बाद, मालदीव से युद्ध करने के बाद या कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद? तो देखिए, ये चीज़ कब कही होगी? जब ये युद्ध में हार गए होंगे। ठीक है, तो देखिए, हुमायूं से जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, वो ये जीत ही गए थे। ठीक है, तो उसके बाद तो ये नहीं कहेंगे। या कन्नौज का जो युद्ध था वो भी जीते थे ये, तो उसके बाद भी ये नहीं कहेंगे 1540 में जो हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मालदीव से युद्ध करने के बाद ये चीज़ इन्होंने कही थी। ठीक है, कहा था इन्होंने कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो ही दिया था, मतलब हारते-हारते ही बचे थे। ठीक है, तो मालदीव से युद्ध करने के बाद ये चीज़ कही थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? सिंपल सा क्वेश्चन है, इबादत खाने का नाम बहुत सुना होगा आपने।
बाद में सभी धर्मों के लिए इन्होंने खोल दिया था, पहले मुस्लिम धर्म के लिए खोला गया था, बाद में सभी धर्मों के लिए इसे खोल दिया गया था। किसने किया था? तो अकबर ने ये चीज़ इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो इबादत खाने का निर्माण जो है वो किसने कराया है? अकबर ने कराया है। 1582 में इन्होंने धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही। ये चीज़ याद रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? तो 1582 को चलाया था। ठीक है, और इबादत खाने का निर्माण भी किसने कराया है? तो अकबर ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ? संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में, साहू जी के काल में या शाहजी के काल में? तो मराठों का अगर सर्वाधिक उत्थान देखें तो शिवाजी के काल में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से या हैदर अली से? तो देखिए, विलय नीति का मतलब क्या है कि अगर किसी भी राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता। ठीक है, उसे अपना साम्राज्य किसे देना पड़ेगा? अंग्रेजों को देना पड़ जाएगा। तो यही विलय नीति थी और इसे लेकर कौन आया था? तो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विलय नीति या हड़प नीति भी इसे कहते हैं। तो विलय नीति का संबंध किससे हो जाएगा? डलहौजी से हो जाएगा कि उन्होंने ही किसका सिद्धांत दिया था? हड़प नीति का सिद्धांत दिया था कि अगर किसी भी राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता। ठीक है? वैसे क्या होता है, राजा अपना जो साम्राज्य होता है अपने पुत्र को दे देता है राजा बनाकर, लेकिन अगर उसका कोई पुत्र नहीं है तो उसे किसे देना पड़ जाएगा? अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ेगा अपना साम्राज्य। ठीक है? ऐसे करके कई सारी चीज़ों को इसने विलय कर लिया था, जिसमें अवध भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? इलाहाबाद बैंक, रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक या विजया बैंक? विजया बैंक का तो अब नाम सुनते भी नहीं होंगे क्योंकि अब तो ये किसी दूसरे में कन्वर्ट हो गया, मिल गया है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का संचालन मतलब कि जितने भी जो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, वो कौन बनाता है? तो वो रिज़र्व बैंक बनाता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम आरबीआई कहते हैं, जो 1935 में बनी थी। 1937 में इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता से ट्रांसफ़र होके मुंबई पहुँच गया था। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखना। तो रिज़र्व बैंक जो ऑफ इंडिया जो है, वही मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन-सा बैंक करता है? स्टेट बैंक, रिज़र्व बैंक, सेंट्रल बैंक या यूनियन बैंक? देखिए, विदेशी व्यापार की बात हो रही है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इस पर कंट्रोल किसका रहता है? तो रिज़र्व बैंक का ही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी बैंक यही है। इसे हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसे गवर्नमेंट का बैंक भी कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट को भी रुपए की ज़रूरत है, वो किसके पास जाएगी? तो आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है या गवर्नमेंट का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। विदेशी व्यापार पर कौन कंट्रोल रखता है? तो आरबीआई रखता है। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक है, सभी का आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? देखिए, राजन में काफ़ी क्वेश्चन गलत है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी मिसप्रिंट है या कह दो कि अगर विश्व की बात कर रहा होता है, तो उसमें भारत के शहरों के नाम लिख देता है या भारत के शहरों के नाम लिखने होते हैं, तो वहाँ पर विश्व के नगरों के नाम लिख देता है। तो काफ़ी मिस्टेक है इसमें, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर भारत में पहला सौर बिजली घर कहाँ पर स्थापित है, किस नगर में स्थापित किया गया, उसका नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, सो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, 7-8 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, इनके नाम याद कर लेना, कौन कहाँ पर स्थित है। कैगा कर्नाटक, ठीक है, कलपक्कम, तारापुर, नरोरा, ये सारे नाम आप याद कर लेना, ठीक है, 6-7 हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तारापुर इसमें पूछा गया कि तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो नरोरा है बुलंदशहर में, ठीक है। वो भी एक क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, तो डिगबोई की बात हो रही है यहाँ पर, तो डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो डिगबोई की अगर बात हो रही है तो ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। असम में डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकपाल या स्पीकर? यानी कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखना। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे हम स्पीकर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उस पद को कौन सुशोभित करता है?
ठीक है, मतलब कौन बैठता है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, तो उसमें कौन बैठेगा, तो उपराष्ट्रपति का ही वो पद होता है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष कहलाएगा, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, 2, 10, 12 या 5? देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें अधिकतम संख्या जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 552 हो सकती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, राज्यसभा में 250 हो सकती है और लोकसभा में 552 हो सकती है। तो 552 में जो 530 सदस्य होते हैं, वो राज्यों से चुनकर जाते हैं। 20 सदस्य जो होते हैं, वो किससे चुनते हैं? तो वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाते हैं और जो 2 सदस्य होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति चुनता है, जो क्या कहलाते हैं? वो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। ये चीज़ याद रखना कि जो 2 सदस्य होंगे, वो राष्ट्रपति चुनेगा और किससे चुनेगा? तो आंग्ल भारतीय समुदाय से वो चुनेंगे। टोटल 552 सदस्य होते हैं अधिकतम, ठीक है? जिसमें 530 होंगे राज्यों से चुनकर जाएँगे, 20 जो होंगे, वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाएँगे और जो 2 सदस्य होंगे, उन्हें कौन चुनेगा? उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है? आंग्ल भारतीय प्रदेशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित हैं, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में या लोकसभा अध्यक्ष में? आपको क्या लगता है कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किस में निहित हैं? कौन सबसे ज्यादा कारोबार करता रहता है? आपने देखा इधर से उधर करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। जो प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्रिपरिषद होता है, इसी में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं, ठीक है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारत के पहले प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? बी आर अम्बेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं या सी राजा गोपालाचारी हैं? तो याद रखना कि भारत के पहले अगर उप प्रधानमंत्री पूछे जाएंगे, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे और अगर प्रधानमंत्री पूछ लेगा पहले, तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है राष्ट्रपति का चुनाव करना, प्रधानमंत्री का चुनाव करना, बजट पारित करना या मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। देखिए, चुनाव कराना चुनाव आयोग का कार्य है, ठीक है, इसमें भारतीय संसद का कोई रोल नहीं है। तो भारतीय संसद का अगर प्रमुख कार्य पूछा जाए तो उसका मतलब है कि बजट पारित करना, ठीक है, संसद का प्रमुख कार्य होता है बजट पारित करना, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे अबुल फजल, बीरबल, राजा टोडरमल या तानसेन? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे वो कौन थे? तानसेन थे, ठीक है। बाकी सारे दरबारी थे, लेकिन अगर पूछा जाए संगीतकार कौन थे तो तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में या बाबर और अफ़गान सरदार के बीच में? देखिए, इसमें ये चीज़ तो नहीं दी गई कि पानीपत का पहला युद्ध है, दूसरा युद्ध है, तीसरा युद्ध है। तो पानीपत के तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए किनके-किनके बीच लड़े गए। तो जो पहला युद्ध था पानीपत का, वो 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है? तो यही आंसर इसका ठीक हो जाएगा क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को लड़ा गया था। दूसरा युद्ध जो था वो 1556 को लड़ा गया था, अकबर और हैमू के बीच में, ये चीज़ याद रखना। और जो तीसरा युद्ध था, वो अहमद शाह अब्दाली जानी जो कि एक अफ़गान था, ठीक है? एक अफ़गानी था ये और मराठों के बीच में वो लड़ा गया था, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया था पानीपत का। किसके बीच में लड़ा गया? तो अफ़गानों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का नाम लिखा होगा और मराठों के बीच में, ठीक है? इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में कौन-सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या कर्नाटक युद्ध? तो याद रखना सिराजुद्दौला जो था, बंगाल का नवाब और क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, इनके बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 को। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मतलब ये शब्द किसने दिया था सहायक संधि का? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया, लॉर्ड बेलेज़ली ने दिया, लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया? तो जो सहायक संधि का जो शब्द है वो किसने दिया था? तो जो सहायक संधि का प्रयोग था वो सबसे पहले किसने दिया था? तो लॉर्ड बेलेज़ली ने दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो सहायक संधि शब्द है या सहायक संधि का जो सुझाव था वो किसने दिया था? तो लॉर्ड बेलेज़ली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? आपको पता है कि एशियाई जो शेर होते हैं उनके लिए फेमस हैं गिर के जो जंगल हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो जो गिर के जंगल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। ये चीज़ याद रखना कि गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? मानसूनी वनों के अंदर आता है रबड़ का पेड़, सदाबहार वनों के अंदर आ जाता है, मरुस्थलीय वनों के अंदर आ जाता है या ज्वारी वनों के अंदर आ जाता है?
तो जो रबड़ का जो वृक्ष है वो सदाबहार वन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि रबड़ किस प्रकार के वन के अंतर्गत आएगा, तो सदाबहार वनों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, आप सभी को पता होगा। वनों की रक्षा करने हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या किया था चिपको आंदोलन में, हम लोग पेड़ों से चिपक के रह गए थे ताकि पेड़ों को कोई काट के ना ले जाए, ठीक है। तो ये वनों की रक्षा हेतु था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सूची का विषय नहीं है, रेलवे, बैंक, विदेशी मामले या शिक्षा। आप सभी को पता है कि 3 सूचियाँ होती हैं, जिसमें पहली केंद्र सूची होती है, दूसरी राज्य सूची होती है, तीसरी समवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची में जो विषय होते हैं उनमें खाली केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में जो विषय होंगे उनमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उनमें दोनों सरकारें मिलजुल कर कानून बना सकती हैं, ठीक है। तो जो शिक्षा है वो किसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उस पर कानून बना सकती हैं। तो ये समवर्ती सूची का हो गया, तो बाकी जितने तीनों हैं वो आपके केंद्र सूची में आ जाएंगे, ठीक है। तो केंद्र सूची में क्या क्या आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा और विदेशी मामले भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, शिक्षा है, ठीक है, कि ये केंद्र सूची में शामिल नहीं है शिक्षा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 40 वर्ष। तो आप सभी को पता होगा कि अगर राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर लोकसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है, संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, ठीक है। आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति के पास होता ही है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति एवं पदच्युति करना, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि विदेशों में जो राजदूत होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटेन का एक राजदूत है या किसी दूसरे देश का एक राजदूत है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, तो ये भी राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तीनों ही चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति एवं पदच्युति नहीं कर सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो प्रथम नागरिक कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, ऑप्शन है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे। देखिए अंटार्कटिका की बात हो रही है, और अंटार्कटिका में जो अंधेरा है, या यानी कि हम कह सकते हैं रात है, ठीक है, 6 महीने तक रहती है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, वहाँ पर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी धुरी पर झुकी हुई है। इस कारण वहाँ पे क्या होता है, दो ही मौसम होते हैं, एक सर्दी का और दूसरा गर्मी का। और वहाँ पर क्या होता है कि जो अंधेरा है वो कितने घंटे रहेगा, कितने महीने रहेगा, तो 6 महीने तक वहाँ पर अंधेरा रहता है, यानी कि 6 महीने की वहाँ पर दिन होता है और 6 महीने की वहाँ पर रात होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, ठीक है। आपने अबीर देखा होगा जब होली वगैरह हम खेलते हैं, ठीक है, या गुलाल जो होता है, तो उसमें उड़ता हुआ जो हल्का रंगीन पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, गेरू, चांदी, अभ्रक या वर्क, ठीक है। तो अबीर या गुलाल में जो हल्का-सा रंगीन पदार्थ आप देखते हैं, ठीक है, शाइनिंग मारता है, तो वो क्या है? अब्रक है। याद रखना, सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अबीर गुलाल में जो उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, वो क्या होता है? अब्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के कैगा में स्थित है। कैगा का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है कर्नाटक का कैगा। तो वो क्या चीज़ है? वहाँ पर क्या स्थित है? विद्युत उत्पादन केंद्र है वो, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र है या एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र है? मैंने आपको बताया भी था, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोग परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि कर्नाटक का जो कैगा है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें तो बुलंदशहर में नरोरा स्थित है, वो भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। महाराष्ट्र में जाएँ तो तारापुर है वहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु में कलपक्कम है। ऐसे करके इन सभी के नाम याद कर लेना, 7 हैं टोटल। तो कर्नाटक का जो कैगा है वहाँ पर क्या स्थित है, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1766 में, सन 1866 में, सन 1869 में या सन 1957 में। देखिए डाक प्रणाली की बात हो रही तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग देखें कि कब हुई,
तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी सन 1766 में। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। शायद राजन में गलत दिया गया है, 1866 दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर है 1766। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी 1766 में। अगर सही से देखें तो फिर 1854 में से दोबारा स्टार्ट किया गया था 1854 में, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग इसकी कब हो गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुई थी 1766 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले डब्ल्यू का विस्तारित रूप है, ठीक है? तो डब्ल्यू की आपको फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है? वाइड वेब विंडोज़ होती है, वेल विल वेल होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है या वर्ल्ड विथ विल होती है? आप सभी को पता होगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूँ पराजित हुआ क्योंकि? शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूँ की सेना ने बगावत कर दी, हुमायूँ की युद्ध करने की कोई पद्धति अच्छी नहीं थी या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए। आपको पता है कि कन्नौज का युद्ध जो था वो हुमायूँ और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। उस समय जो हुमायूँ था वो शासन कर रहा था, काफ़ी अच्छी उसकी सेना थी, बहुत बड़ी विशाल सेना थी, ठीक है? युद्ध में भी काफ़ी ठीक थे। लेकिन ये क्यों जीतते थे? तो ये जीतते थे तोपखाने की वजह से, क्योंकि बाबर ने इसकी स्टार्टिंग की थी। बाबर जो चारों युद्ध जीता था, वो तोपखानों की वजह से ही जीता था, ठीक है? क्योंकि गोला-बारूद उसने यूज़ किया था जिसके कारण काफ़ी उसे जीत मिलती थी। इसी का हुमायूँ ने भी यूज़ किया, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, बरसात हो गई, तो जो तोपखाने थे वो चले ही नहीं। जब वो चले ही नहीं तो ये युद्ध हार गए, ठीक है? तो यही एक रीज़न था जिसके कारण हुमायूँ जो था वो पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंच कहते हैं पशुओं के बाड़े को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को या पर्वतों की श्रेणी को? रेंच किसे कहते हैं? देखिए, रेंच जो होता है वो पशुओं के बाड़ों को कहा जाता है, ठीक है? जो पशु होते हैं उनके बाड़े को क्या कहते हैं? हम रेंच कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में या इनमें से कोई नहीं? वित्त विधेयक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वित्त विधेयक जो होता है वो सिर्फ़ एक जगह पास होता है, ठीक है? एक ही जगह प्रस्तुत किया जाता है और वो है आपका लोकसभा, ठीक है? केवल लोकसभा में ही वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, जौनपुर में या अजमेर में? तो यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की बात हो रही है, काफ़ी फेमस थे ये और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ब ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्राग में, लंदन में, जिनेवा में या रूस में? तो याद रखना, विश्व मौसम संगठन की यहाँ पर बात हो रही है और विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में स्थित है, ठीक है? इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी ने, इटली ने, ऑस्ट्रिया ने या जर्मनी ने? मैंने आपको बताया भी था कि जो विश्व युद्ध हो रहा था, वो 2 ग्रुपों के बीच में हो रहा था। एक ग्रुप जो था वो कहलाता था मित्र राष्ट्र, जिसमें 3 से 4 देश थे, जिसमें अमेरिका, रूस और ब्रिटेन वगैरह थे और दूसरा था धुरी राष्ट्र, जिसमें आपके जर्मनी आ जाता था, इटली वगैरह, हंगरी, ऑस्ट्रिया ये सारे आ जाते थे। ठीक है, तो 2 ग्रुपों के बीच में ये हो रहा था। तो जिसमें धुरी राष्ट्र थे, इनका नेतृत्व कर रहा था आपका जर्मनी। ठीक है, हिटलर जो था वो जर्मनी का ही था और जो जर्मनी था वो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, द ऑप्शन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 ईस्वी में, 1983 से 84 ईस्वी में, 1972 से 73 ईस्वी में या 1957 से 58 ईस्वी में? हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं, ये भी चीज़ याद रखना। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है? और भारत में किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1966 से 1967 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो अपनी इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा प्रश्न टफ नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा है, आपको डाउट लगता है कि आप बाद में भूल जाएँगे, नहीं याद हो पाएगा, तो आप क्या करें, एक पेज लें, उसमें ये सारे प्रश्न लिख लें, ठीक है? किसी भी कॉपी में क्या कर सकते हैं, आप उन प्रश्नों को लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि आप बाद में भूल जाएँगे, जैसे डेट वगैरह जो रहती है, सन वगैरह जो रहती हैं, उन्हें आप लिख लें, ठीक है? तो ऐसे करके आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।